जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, भारत अब सिर्फ आसमान तक नहीं रुकने वाला है, अब स्पेस इकोनॉमी में भी अपना राज लिखने जा रहा है। हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट इस एरोस्पेस जो एक्स इसरो इंजीनियर ने बनाई है, अब जनवरी 2026 में लॉन्च करेगी भारत का पहला प्राइवेटली बिल्ड कमर्शियल रॉकेट विक्रम एस। ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि भारत के स्पेस सेक्टर का प्राइवेट रेवोल्यूशन है। और इसरो की मोनोपोली के बाद अब देश के इंजीनियर्स स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, और जहां पर ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से भारत अब स्पेस एक्स के जो अ, इतनी बड़ी कंपनी है उस स्पेस में जाकर अपनी जगह बना रहा है, उसको चैलेंज करने वाला है। लेकिन हम इन्हीं सवालों के साथ चर्चा आज की स्टार्ट करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम इस चर्चा को करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम पहले भी किया था और उमेश जी भी उसमें शामिल थे। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, स्काई रूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी अब वो करने जा रही है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब एक सरकारी एजेंसी जो काम किया करती थी अब वो कर रही है, और भारत के स्पेस इकोसिस्टम में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह ये नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अंबर जी, अभी भारत के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं चालू हो रही है। स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ दिन पहले हम्म। हमने बांग्लादेश से हम जो इंटरनेट उनसे खरीदते थे फॉर ट्रांसमिशन फॉर सर्विसेज इन द नॉर्थ ईस्ट, हमने उसको टोटली स्क्रैप कर दिया। अब हम उनको सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ये पॉसिबल क्यों हुआ है? ये पॉसिबल इससे हो रहा है क्योंकि स्पेस के अंदर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, उधर सैटेलाइट्स एक तरह से प्लेस की जा रही है। और ये एक दो सैटेलाइट्स नहीं है, एक तरह से झुंड वाला सैटेलाइट्स है, जिसको इसरो पहले प्लेस करता था। अब इसरो क्या है, वो बड़े मिशन के लिए ऊपर जा चुका है, जैसे गगनयान हो, चंद्रयान हो, और भी मतलब आप ये देखिए कि इसरो स्पेस स्टेशन बना रहा है। और भी मतलब मैन्ड मिशन, अनमैन्ड मिशन उसके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसरो ने क्या किया है कि उन्होंने अब भारत के अंदर जो प्राइवेट जो एरोस्पेस इकोसिस्टम है, उनको डेवलप करने के लिए स्काई रूट एरोस्पेस के दो एक्स इसरो इंजीनियर ही है जिन्होंने चालू किया है। वो भारत का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट कमर्शियल रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च करेंगे जनवरी 2026 में। और ये विक्रम एस जो है, इन्होंने विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, जो भारत के भीष्म पितामह है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जनवरी 2026 में वो ये रॉकेट को लॉन्च करेंगे। अंबर जी, ये दोनों ने कंपनी बनाई थी 2018 में, और इन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़ दी थी, और सरकारी जॉब छोड़ के गराज के अंदर इन्होंने ये कंपनी बनाई। पर इनके पास विजन था, इनके पास एक तरह से आइडिया था। और सिंगापुर की जो कंपनी है टेमेसेक होल्डिंग्स और जीआईसी ने इनके ऊपर विश्वास डाला और 850 करोड़ रुपए इनको फंडिंग दी। और 2022 में इन्होंने भारत का जो पहली टेस्टिंग थी रॉकेट की, उन्होंने कर दी है। और अब ये 2026 के अंदर ये भारत का पहला जो प्राइवेटली बिल्ट कमर्शियल रॉकेट है उसको लॉन्च करेंगे। सिंपल सा गणित है, इन लोगों ने एक ही चीज सोच लिया है कि हमें रॉकेट बना के एक तरह से छोड़ना है। और एक रॉकेट बनाने में कम से कम इनको 8 से 9 महीने लगते हैं, और तकरीबन 16 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जबकि जब ये रॉकेट छोड़ेंगे तब इनको जो पैसे मिलेंगे वो 40 करोड़ है। मतलब समझ लीजिए दुगना पैसा मिल रहा है। अभी 1 साल के अंदर मतलब ये समझ लीजिए एक रॉकेट बनाने में 8 महीने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं 1.5 साल का दो मतलब आप समझ लीजिए ये एक तरह से इनका 1 साल में 1 या 2 रॉकेट से ऊपर ये अभी तक ये नहीं कर पाएंगे। 2026 से ये एवरी 3 मंथ्स एक रॉकेट लॉन्च करेंगे। तो अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। पहले जो एक रॉकेट कर सकते थे वो 4 रॉकेट करेंगे। उसके बाद 2027 में एवरी मंथ एक रॉकेट वो छोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आज की डेट में वो एक रॉकेट बना रहे हैं, 2027 तक 12 रॉकेट बनाएंगे। और इसमें एक तरह से देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इलॉन मस्क की खुद की कंपनी है स्पेसएक्स, फिर बाद में
एरियन स्पेस एजेंसी है, रशियन स्पेस एजेंसी है, अमेज़न की ब्लू ऑरिजिन है, सब लोग इस स्पेस के अंदर है और ये ग्लोबल साइज़ अभी जो मार्केट का साइज़ है $25 बिलियन का है। और इसके अंदर भारत की कंपनी आएगी जो 40 से 50 करोड़ में आपको रॉकेट छोड़ के दे देगी। अब स्पेसएक्स का जो फ़ैल्कन उनका जो लो अर्थ ऑर्बिट जो बेसिक मॉडल है 9 उसकी जो लॉन्च होती है वो 500 से साढ़े 500 करोड़ रुपया लगता है और ये लोग 50 करोड़ के अंदर आस-पास कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस है 1/10 ऑफ द कॉस्ट ये एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड हमने पहले भी मार्स मिशन 500 करोड़ से नीचे में कंप्लीट किया था, 450 करोड़ में हमने कंप्लीट किया था। ये एक तरह से अचंभा है। देखिए भारत की इसरो ने भी जब 450 500 करोड़ में कुछ कमाया ही होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान में किया होगा। कहीं न कहीं आप ये देखिए भारत एक तरह से रिसोर्सफुल होके बेस्ट प्राइसेस में ये काम कर सकता है। इससे आपको समझ में आता है कि भारत के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज़ और रिसोर्सफुलनेस दोनों चीज़ है। मतलब कम लागत में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब इसे एक तरह से भूचाल आने वाला है इन इंटरनेशनल लॉन्च जो कमर्शियल व्हीकल लॉन्च मार्केट में एक बहुत बड़ा एक तरह से भूचाल आने वाला है। क्योंकि जो काम बाकी कंपनीज़ जो 500 करोड़ में करेंगी, ये 50 करोड़ में कर देंगे, जिसमें भी प्रॉफिट दुगना है। आप ये बता रहा हूँ, हुँ। आपको वो भी गणित बता रहा हूँ, दुगना है। तो समझ जाइए कि कितना ये लोग एक तरह से वहाँ पर जो इन लोगों के पेट में कितना दर्द होगा। तो उमेश जी ये हमने कह सकते हैं कि ये जो अब हमारे एक एक्स इसरो इंजीनियर के द्वारा ये स्टार्टअप है भारत का, जो हम ये कह सकते हैं कि स्पेस एक्स मोमेंट बन रहा है और अब सही तरह से हम भारत को कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर स्पेस नेशन भी बनने जा रहा है भारत। डेफ़िनेटली वो तो बन ही चुका है। अभी हम इसको हुँ। पहले टेस्ट लॉन्च हम लोग पहले फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च करेंगे, फिर बाद में हम इसका स्केल भी बढ़ा रहे हैं। दोनों चीज़ कर रहे हैं। और सेकंड आप ये देखिए इसरो ने कुछ दिन पहले हमने वो प्रोग्राम भी किया था, जो एसएसएलवी जो लॉन्च पैड होता है, उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दी है। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि जो रॉकेट होगा, वो प्राइवेट रहेगा, लॉन्च पैड जो होगा, वो पब्लिक होगा। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास होगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो होने वाला है और देश के अंदर एक बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। बहुत सारे लोग जो इन 2 फाउंडर्स के बहुत बड़े शौकीन हैं, इन्होंने बता दिया है कि अगर विज़न हो और उनके पास आइडियाज़ हो और उनके पास बैकग्राउंड होता है, तो पैसा मिलता भी है और पैसा को कैसे उसको जो आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूशन में लाना है, एट 1/10 द कॉस्ट, ये सीखने वाली बात है स्काई रूट एरोस्पेस से। लेकिन उमेश जी अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम ये विक्रम एस के लॉन्च का लॉन्च देखने वाले हैं जनवरी में, इसके बाद से क्या हम रेगुलर प्राइवेट लॉन्चेस देख सकेंगे और भारत को हम ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च हब बनते हुए भी देखेंगे, क्योंकि इतने कॉस्ट इफेक्टिव और सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं? देखिए इसी के कारण इलॉन मस्क को इंडिया आना भी पड़ेगा। इंडिया ने क्या इलॉन मस्क ने क्या किया अपनी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएँ भारत के अंदर वो स्टार्ट कर रहा है और वो अपना जो पूरा कमांड सेंटर है 8 या 9 सिटी में बना रहा है, डेटा रिसीविंग अपलिंकिंग के लिए। उसके बाद भारत के अंदर जब कवरेज बढ़ाना है तो उसको सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ेगी और भारत के अंदर उसको गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मेक इन इंडिया के अंदर ही आपको भारत के अंदर ही रॉकेट बना के लॉन्च करना पड़ेगा। तो वो किसकी सर्विसेज़ लेगा? खुद की कंपनी की नहीं रहेगा, वो अपनी कंपनी में करेगा तो 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट होगा। इसमें क्या होगा भारत की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करेगा और भारत के अंदर ही लॉन्च करेगा। तो इससे क्या होगा जब इलॉन मस्क कर रहा है तो बाकी कंपनीज़ भी देखेंगे, देश के अंदर एक तरह से एक्सप्लोजन होने वाला है इस स्पेस के अंदर। अ मिलाकर भारत के लिए ये बड़ी खबर है और एक रिवॉल्यूशनरी हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उमेश जी क्या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत अब सिर्फ़ नासा का पार्टनर नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर बनने वाला है और पूरी तरह से रेडी है इस चीज़ के लिए? देखिए स्पेस जो है ना, जो अभी स्पेस सेक्टर में वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन से काम नहीं कर सकता। वहाँ पे आपको कोलैबोरेशन से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जा रहे हो अनचार्टेड टेरिटरी में।
वहां पर आप ये सोच लोगे कि मेरे पास सारी टेक्नोलॉजी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इवन रशियंस और अमेरिकन वो कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि देखिए वो सब लोग अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाते हैं, फिर बाद में उनको एक्सपर्टाइज होता है, तो सब कंट्रीज क्या एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जब आप कोलैबोरेशन करोगे तभी आप उसको सक्सेसफुल बना पाओगे। मार्केट बहुत बड़ा है, आप जितना चाहें, आप अगर आप आज अगर आप घुस जाओ, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके हम्म। पास कितना एक्सपर्टाइज है, उस हिसाब से आपको बिजनेस मिल जाएगा। इसमें कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से ग्रोइंग मार्केट है, ग्रोइंग नहीं एक्सप्लोडिंग मार्केट है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, हमने देखा है कि इस रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा गया है, इसरो के जो फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके लिए। इसको एक ट्रिब्यूट भी मान सकते हैं। ये एक ट्रांजिशन हमें नज़र आ रही है, गवर्नमेंट लेगेसी जो है वो प्राइवेट अब उसके अंदर भी आ रही है, और एक फ्यूचर हमें ब्राइट नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, भारत के अंदर 3 लोग हैं जिनका मेरे को मानना है कि दे आर द फादर, भीष्म पितामह आप समझ लीजिए, तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब कुछ वो लोग हैं। वो है पहले तो विक्रम साराभाई, सेकंड है होमी जहांगीर बाबा, थर्ड है अब्दुल कलाम। ये तीनों के कारण भारत जहां पर आज है, एक तरह से परमाणु शक्ति और एक तरह से स्पेस लॉन्च और एक होता है मिसाइल लॉन्चेस, सब में इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम किया है। कहीं ना कहीं हमारे जो इतने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी जितने भी बड़े रिसर्चर्स हैं इस फील्ड में, इन लोगों ये लोग जो हमारे यंग साइंटिस्ट है, ये इन तीनों को अपना आदर्श मानते हैं। और इसी के अंदर आप देखिए कि इन्होंने भी लॉन्च किया, नाम भी रखा विक्रम एस। तो एक तरह से परफेक्ट ट्रिब्यूट है टू द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विक्रम साराभाई। इट्स अ परफेक्ट ट्रिब्यूट, आई कैन से तो। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल, मैंने भी वही कहा है कि ये एक ट्रिब्यूट हमें नज़र आ रहा है। लेकिन उमेश जी, अगर ये जो प्राइवेट हम रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो क्या हम जो भारत की स्पेस इंडस्ट्री है, उसमें एक रिवॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जहाँ जॉब क्रिएशन, इनोवेशन और टेक्निकल एक्सपोर्ट्स भी हम बढ़ा सकेंगे? अभी तक तो हम सिर्फ डोमेस्टिक पेलोड्स की बात कर रहे हैं, ये लोग इंटरनेशनल पेलोड्स में भी जाने वाले हैं। और इंटरनेशनल पेलोड्स में जाएंगे हुँ, तो इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब ये देखिए, 2026 में हुँ। ये बोल रहे हैं हर 3 महीने में हम एक रॉकेट छोड़ेंगे, और 2027 में हर महीने एक रॉकेट छोड़ेंगे। ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हर हफ्ते छोड़ना पड़े। तो आप ये देखेंगे कि कितना बढ़ गया है, काम कितना बढ़ जाएगा, इनको कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी फैसिलिटी इनको इनको बढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से जॉब्स रहना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जो है भारत के अंदर अभी, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इसके अंदर स्किल्ड लेबर, वो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और इसी के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर जो भारत सरकार है, जो इंटरनेशनल एविएशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए उनको हमारे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको बोलना पड़ेगा कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी पे ध्यान लगाइए। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, अभी वो इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो या किसी में काम करना चाहते हैं, अमेरिकन टेक कंपनीज में काम करना चाहते हैं, वहां पे कुछ नहीं है। अगर आपको रियल, अगर आपके अंदर साइंटिफिक एक तरह से आपके पास इनोवेशन करना है, स्पेस इज द फाइनल फ्रंटियर, एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड एंड अनचार्टेड टेरिटरी है। उसके अंदर आपके दिमाग के घोड़े जितने लगेंगे, आप कहीं नहीं कर सकते। इसमें आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, आप जो बना रहे हो उधर चलेगा नहीं चलेगा, जो और वो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में होता है, माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है, दोनों जगह चलना पड़ेगा। तो वहां पर आपकी एक तरह से आपको आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपको एक है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे कुछ करना है, आपको एक प्रोफेशनल एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन रमेश जी, एक सवाल और है, यहाँ से निकल कर आता है कि जिस तरह से ये प्राइवेट स्पेस वेंचर्स हैं, इनके अंदर क्या सिक्योरिटी और डेटा सॉवरेनिटी का रिस्क तो नहीं रहेगा? या फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इनडायरेक्टली भारत के जो स्पेस एसेट्स हैं उन तक पहुंच बना लेंगे?
देखिए, सबको मालूम है कि भारत, अगर ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इनको भी मालूम रहता है, और कि क्या जिस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर को डेटा सॉवरेनिटी और टेक सॉवरेनिटी को मानना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, टेमासेक जैसी कंपनीज को ये सब चीजों को मालूम है। टेमासेक ने खुद 1973 में $235 मिलियन से चालू किया, और आज 51 साल में आज उनके पास $335 बिलियन का एसेट्स है। तो आप सोचिए कितना वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है। उनको मालूम है कि क्या अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जो कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजिकल रिजर्वेशन है वो समझेंगे, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो अब जब प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो स्पेस में आ रही हैं, तो क्या इसरो का जो रोल है उसमें हम बदलाव देखेंगे या फिर आपस में कोई कंपटीशन होगा? क्या होने वाला है आगे? इसरो ने एक तरह से हायर पर्पस जो बड़ा स्पेस क्या लॉन्चेस है सिर्फ एक या स्पेस, मेंटोर मेंटोर की भूमिका में देख सकते हैं इसरो को? डेफिनेटली मेंटोर की भूमिका है। वो अपनी एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, और स्काई रूट के जो अगर इंजीनियर्स है, फाउंडर्स है, वो एक्स इसरो एम्प्लॉइज है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मेंटरिंग तो चल ही रही है, उनके कनेक्ट्स रहेंगे, उनको इसरो का एनवायरनमेंट मालूम है। और वो जो काम देखिए, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होता है जब आप हुँ। सरकारी कंपनी में काम करते हो, और जब आप प्राइवेट कंपनी में अपना काम करते हो आप उसको स्केल अप जल्दी कर सकते हो। तो ये एक तरह से विन विन पार्टनरशिप है, बोथ इसरो के लिए भी और स्काई रूट के लिए भी। लेकिन हमेशा एक सवाल और है कि जैसे स्पेस लॉन्चेस है, इसका कमर्शियलाइज़ेशन होता है, तो क्या इससे जो भारत है, इसका स्पेस सेक्टर जो है प्रॉफिट ड्रिवन होगा या फिर हम साइंटिफिक इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए देखेंगे? कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट 2028 तक तो स्काई रूट भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आप ये देखिए, अभी वो अपना पैसा भी 2-3 साल में निकाल नहीं, लेंगे। प्रॉफिट ड्रिवन तो हो गई लेकिन साइंटिफिक जो इंटीग्रिटी है, उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, नहीं, होते हुए। डेफिनेटली नहीं होगी, ऑलरेडी चल रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम डिफेंस में देख ही रहे हैं, हो रहा है। एमका के लिए भी कम से कम 7 कंपनीज ने बिड किया है। पहले जो काम होता था सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता था, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हमको बहुत बड़ा फेलियर दिया है तेजस के अंदर। तो कहीं न कहीं उनको समझ में नहीं आया था क्या कि आपने जब जी इंजन को फाइनल किया, आपको सोचना चाहिए था कि कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल रिस्क आप ले रहे हो। अब ऐसा है कि उनकी गलतियों का खामियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। बट अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इनके भरोसे नहीं रख सकते, इनको रखना पड़ेगा, पर इनके साथ प्राइवेट वालों को भी रखना पड़ेगा। इसके लिए एल&टी है, फिर बाद में डेटामेटिक्स है, और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, भारत फोर्ज, सबने बिड किया है। तो एक तरह से कोलैबोरेटिव वेंचर रहेगा, और प्राइवेट भी अगर घुसता है तो पब्लिक सेक्टर के जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको भी थोड़ा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। नहीं तो सिर्फ सैलरीज लेके वो अपना काम करते रहते हैं, उनको कोई ड्राइव नहीं है, और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है जिसमें अकाउंटेबिलिटी होगी। और जब प्राइवेट वाले पैसे लगाते हैं, उनको ब्याज भी देना पड़ता है, उनको भाड़ा भी देना पड़ता है, उनको सैलरीज भी देना पड़ता है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी देना पड़ता है, और शेयर होल्डर्स जो है को भी जवाब देना पड़ता है, तो अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये एक तरह से कोलैबोरेशन में क्या होगा कि जब पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन होगा, इट विल ब्रिंग द बेस्ट इन द बोथ वर्ल्ड्स। बिल्कुल और आगे हम जो भारत का स्पेस सेक्टर है उसका जो प्राइवेटाइज़ेशन है उसमें प्राइवेट वेंचर्स आ रहे हैं, इससे ऑफ कोर्स ये प्रॉफ़िटेबल तो बनेगा ही, साथ ही साथ हम भारत को एक नई मार्केट के तौर पर भी बड़ी जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनको कॉम्पिटिशन देते हुए देखेंगे। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, धन्यवाद आपका।